बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सीताबेन और जोगीमार केव्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं। सीताबेन और जोगीमार केव्स के अंदर जो रूइंस देखने को मिलते हैं वो रूइंस वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पी थिएटर्स का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो जो ओपन थिएटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है एम्पी थिएटर्स। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर्स कहाँ पे एक्सकेवेट किए गए हैं? सीताबेन और जोगीमार केव्स के अंदर। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और ये जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है इसके अंदर लॉर्ड ब्रह्मा ने नाट्य वेद को क्रिएट किया और ये जो नाट्य वेद है इसके अंदर बात की गई है 10 टाइप्स ऑफ प्लेस के बारे में। 10 तरीके के प्लेस के बारे में बात की गई है इस नाट्य वेद के अंदर। और ये जो नाट्य वेद है इसके अंदर क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है इसकी फाउंडेशन रखता है ये नाट्य वेद। और ये जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है इसकी कहानी क्या है? एक संस्कृत वर्ड है नाटक। ये जो संस्कृत वर्ड है नाटक ये कहां से आया? ये आया एक रूट वर्ड नाट से। और नाट का लिटल मीनिंग क्या होता है? डांसर। बेहद सिंपल। एक संस्कृत वर्ड है नाटक। ये जो वर्ड है नाटक ये कहां से आया? ये आया एक रूट वर्ड नाट से और नाट का लिटल मीनिंग क्या होता है? डांसर। अच्छा, ये जो वर्ड है नाटक इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अदर वर्ड्स को भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रूपक, फॉर एग्जाम्पल दृश्य काव्य, फॉर एग्जाम्पल प्रेक्ष काव्य। बेहद सिंपल। ये जो संस्कृत वर्ड है नाटक ये कहां से आया? ये आया एक रूट वर्ड नाट से और नाट का लिटल मीनिंग क्या होता है? डांसर। और ये जो वर्ड है नाटक इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अदर वर्ड्स को भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रूपक, फॉर एग्जाम्पल दृश्य काव्य, फॉर एग्जाम्पल प्रेक्ष काव्य। एंशियंट इंडिया के अंदर इन जनरल दो टाइप के प्लेस देखने को मिलते थे। एंशियंट इंडिया के अंदर जनरली दो टाइप के प्लेस देखने को मिलते थे। कौन कौन से दो टाइप के प्लेस? एक होते थे लोक धर्मी प्लेस। और ये जो लोक धर्मी प्लेस हुआ करते थे दे वर बेसिकली रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में, आम जिंदगी में जो भी हो रहा होता था उसका एक तरीके से रियलिस्टिक डिपिक्शन हुआ करता था इन लोक धर्मी प्लेस के अंदर। और दूसरे होते थे नाट्य धर्मी प्लेस। और ये जो नाट्य धर्मी प्लेस हुआ करते थे दे वर बेसिकली कन्वेंशनल प्लेस। ये जो नाट्य धर्मी प्लेस हुआ करते थे इनमें जो नरेशन होता था वो बहुत ही स्टाइलिश होता था। और ये जो नाट्य धर्मी प्लेस हुआ करते थे ये सिंबॉलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया करते थे। बेहद सिंपल। एंशियंट इंडिया के अंदर इन जनरल दो टाइप के प्लेस देखने को मिलते थे। कौन कौन से? एक लोक धर्मी प्लेस, और ये जो लोक धर्मी प्लेस हुआ करते थे दे वर बेसिकली रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ। और दूसरे होते थे नाट्य धर्मी प्लेस, और ये जो नाट्य धर्मी प्लेस हुआ करते थे दे वर बेसिकली कन्वेंशनल प्लेस। अच्छा, पुराने टाइम से ही बहुत सारे संस्कृत ड्रामास को लिखा गया है। जो कुछ पॉपुलर संस्कृत ड्रामाज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सारीपुत्र प्रकरण। ये जो सारीपुत्र प्रकरण है इसको किसने लिखा? इसको अश्वघोष ने लिखा। और खास बात क्या है, ये जो सारीपुत्र प्रकरण है इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का सबसे पहला एग्जाम्पल है सारीपुत्र प्रकरण। ये जो सारीपुत्र प्रकरण है इसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष के अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हुए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था भाषा। और भाषा ने लगभग 13 प्लेस को कंपोज किया। भाषा का जो सबसे बेस्ट ड्रामा है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्वप्न वसवा दत्ता बुलाया जाता है। स्वप्न वसवा दत्ता इसको किसने लिखा? भाषा ने लिखा। स्वप्न वसवा दत्ता के अलावा प्रतिमा और अभिषेक, ये जो प्रतिमा और अभिषेक हैं ये बेस्ड है रामायण के ऊपर, और इनको भी किसने लिखा है? भाषा ने लिखा है। इनफैक्ट भाषा ने और बहुत सारे प्लेस लिखे, ऐसे प्लेस भी लिखे जो कि महाभारत के ऊपर बेस्ड हैं। तो भाषा अपने आप में इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हुए। इनके अलावा एक हुए सुधारक, और सुधारक का जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है उसका नाम है मरीच कतिका। मरीच कतिका इसको किसने लिखा? सुधारक ने लिखा। और इंपॉर्टेंट क्या है, सुधारक ने सबसे पहली बार प्लेस के अंदर एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस किया। प्लेस के अंदर ये जो हम एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इसको सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? सुधारक ने इंट्रोड्यूस किया।
और सुधारक का जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है उसका नाम क्या है? मरीचकटिका। विशाखा दत्त, इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। विशाखा दत्त का जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है वो है मुद्राकाशा। तो विशाखा दत्त ने लिखा मुद्राकाशा को, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मुद्राकाशा के अलावा विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम को भी लिखा। देवी चंद्रगुप्तम को भी किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। हर्षवर्धन बड़े ही पॉपुलर राजा हुए और हर्षवर्धन ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे। कौन कौन से? एक है रत्नावली, जो कि बड़ा फेमस है। रत्नावली के अलावा नागनंदा, इसको भी किसने लिखा? हर्षवर्धन ने लिखा। और तीसरा प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, इसको भी किसने लिखा? हर्षवर्धन ने लिखा। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, इन तीनों को लिखा। लेकिन जो सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत प्ले राइटर हुए उनका नाम है कालिदास। और कालिदास ने बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारे प्लेज लिखे। 3 जो सबसे पॉपुलर ड्रामास हैं कालिदास के, उनके नाम क्या हैं? एक है मालविका अग्निमित्रा। मालविका अग्निमित्रा किसने लिखा? कालिदास ने। विक्रमवाशी, विक्रमवाशी किसने लिखा? कालिदास ने। और शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। ये जो मालविका अग्निमित्रा है, विक्रमवाशी है और शकुंतलम है, दे आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। और किसने लिखे हैं? कालिदास ने लिखे हैं। फिर एक हुए भावभूति, और भावभूति ने एक तो लिखा उत्तरम चरित। उत्तरम चरित किसने लिखा? भावभूति ने। और महावीरा चरित, ये भी किसने लिखा? भावभूति ने। देखो, ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, मेंस में भी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। तो ये जो नाम है, कौन सा प्ले, कौन सा ड्रामा किसने लिखा, उसको दिमाग में सेट कर लेना इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बात की सारीपुत्र प्रकरण के बारे में। ये जो सारीपुत्र प्रकरण है, ये किसने लिखा? अश्व घोष ने लिखा। भाषा ने कई सारे प्लेज लिखे, जैसे इनका जो सबसे बेस्ट ड्रामा है वो कौन सा है? स्वप्न वसवा दत्ता। स्वप्न वसवा दत्ता के अलावा प्रतिमा और अभिषेक, इसको भी किसने लिखा है? भाषा ने लिखा है। सुधारक का जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मरीचकटिका बुलाया जाता है। विशाखा दत्त ने मुद्राकाशा को लिखा और देवी चंद्रगुप्तम को लिखा। हर्षवर्धन ने रत्नावली को लिखा, नागनंदा को लिखा और प्रियदर्शिका को लिखा। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्रा, विक्रमवाशी और शकुंतलम को लिखा। और भावभूति की अगर बात करें तो उत्तर चरित्र और महावीरा चरित्र किसने लिखा? भावभूति ने लिखा। बेहद सिंपल और इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि कौन सा ड्रामा किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अगर बात करें क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन के प्लेस के बारे में, तो टोटल 10 टाइप के प्लेस देखने को मिलते हैं क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन में। कौन कौन से? 10 तरीके के प्लेस देखने को मिलते हैं। एक का नाम है अनका, दूसरे को बुलाया जाता है भान, तीसरे को बुलाया जाता है धीमा, चौथे को बुलाया जाता है इहमग्रा, पांचवें को बुलाया जाता है नाटक, छठवें को बुलाया जाता है प्रियहसना, सातवें को बुलाया जाता है स्वकरण, आठवें को बुलाया जाता है विधि, नौवीं को बुलाया जाता है वियोग, और एक 10वां यहां पर रह गया है, उसको बुलाया जाता है प्रकरण। क्या बुलाया जाता है? प्रकरण बुलाया जाता है। तो 10 टाइप के प्लेस जो हैं वो क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन में देखने को मिलते हैं। नाम यहाँ पे दे रखे हैं लेकिन नाम हालांकि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक भी बार ना देखो, एक बार देख जरूर लेना। नाट्य शास्त्र के अंदर सिर्फ 2 को डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से 2 को डिस्क्राइब किया गया है? एक नाटक को डिस्क्राइब किया गया है और दूसरा प्रकरण को डिस्क्राइब किया गया है। हालांकि क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन के अंदर 10 टाइप के प्लेज हैं। कौन कौन से? अनका, भाना, धीमा, इहमग्रा, नाटक, प्रियहसना, स्वकरण, विधि, वियोग और प्रकरण। लेकिन नाट्य शास्त्र के अंदर सिर्फ 2 को डिस्क्राइब किया गया। कौन कौन से? एक नाटक और दूसरा प्रकरण। बेहद सिंपल बट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो क्लासिकल संस्कृत प्लेज हैं, इनके अंदर
कुछ रिजिड कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं जो कि चले आ रहे हैं, जिनमें चेंजेस नहीं किए गए हैं और बेहद रिजिड हैं। वो रिजिड कन्वेंशंस क्या क्या हैं? एक तो कोई भी जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा होता है, प्ले होता है, उसके अंदर जनरली 4 से 7 एक्ट देखने को मिलते हैं। किसी भी क्लासिकल संस्कृत प्ले के अंदर जनरली 4 से 7 एक्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामाज हैं, इन जनरल इनमें हैप्पी एंडिंग्स देखने को मिलती हैं। हैप्पी एंडिंग्स का मतलब कि सारी चीजें बढ़िया हैं, हीरो जीत गया है, कोई डिजास्टर नहीं हुआ है, कुछ उल्टा नहीं हुआ है। तो ये जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामाज हैं, इनमें इन जनरल हैप्पी एंडिंग्स देखने को मिलती थी, और जो हीरो होता था वो हमेशा मेल होता था। और ये जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामाज हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब कि इनकी प्रॉपर ओपनिंग होती है, फिर जो प्ले है वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, उसका प्रोग्रेशन भी प्रॉपर होता है, डेवलपमेंट भी प्रॉपर होता है, कहाँ पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, वो भी प्रॉपर होता है, और प्रॉपर कंक्लूजन देखने को मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं होता है, सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है किसी क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के अंदर। अच्छा, ये जो संस्कृत प्लेज हुआ करते थे, इनमें ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन देखने को मिलता था। मतलब एक ही तरीके से जो प्ले होता था वो प्रोसीड करता था। और कैसे प्रोसीड करता था? सबसे पहले प्ले शुरू होने से पहले बहुत सारे प्री प्ले रिचुअल्स देखने को मिलते थे, और ये जो प्री प्ले रिचुअल्स हुआ करते थे, इनको पूर्व राग बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? पूर्व राग बुलाया जाता था। और ये जो पूर्व राग होते थे, या फिर ये कहें कि ये जो प्री प्ले रिचुअल्स हुआ करते थे, इनको बिहाइंड द कर्टेन परफॉर्म किया जाता था। स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते थे, कर्टेन के पीछे इन प्री प्ले रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। और ये जो प्री प्ले रिचुअल्स हुआ करते थे, इनको पूर्व राग बुलाया जाता था। जब ये पूर्व राग का कामकाज खत्म हो जाता था, तो फिर स्टेज के ऊपर सूत्रधार आता था। सूत्रधार का मतलब क्या होता है? जो स्टेज मैनेजर होता है और जो डायरेक्टर होता है, उसको बुलाया जाता है सूत्रधार। सूत्रधार स्टेज के ऊपर आता था अपने असिस्टेंट्स के साथ में, और ये जो सूत्रधार होता था, इसने व्हाइट ड्रेस पहनी होती थी, और ये प्रेयर्स ऑफर करता था। ड्रामा प्ले अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पहले बहुत सारे प्री प्ले रिचुअल्स देखने को मिले, जिनको क्या बुलाया जाता है? जिनको पूर्व राग बुलाया जाता है। पूर्व राग खत्म होने के बाद सूत्रधार जो है वो स्टेज के ऊपर आता था और प्रेयर ऑफर करता था। फिर इसके बाद, प्रेयर के बाद, जो लीडिंग लेडी होती थी प्ले की, उसको बुलाया जाता था, और फिर अनाउंस किया जाता था कि टाइम और प्लेस ऑफ प्ले क्या रहने वाला है। प्ले का टाइम और प्ले की जगह उसको अनाउंस कौन करता था? उसको अनाउंस सूत्रधार करता था। भारत मुनि के अकॉर्डिंग जो थिएटर होता था संस्कृत ड्रामा के लिए, वो लगभग 400 लोगों को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता था। लगभग 400 पर्सन की कैपेसिटी को अकोमोडेट करने वाले थिएटर्स हुआ करते थे। जो स्टेज होती थी वो डबल स्टोरी हुआ करती थी, 2 स्टोरीज की स्टेज हुआ करती थी, और कर्टेन्स को यूज किया जाता था ड्रामा में जो इम्पैक्ट होता था उसको इंटेंसिफाई करने के लिए। जैसे आजकल थिएटर्स में अंधेरा होता है, वो अंधेरा क्या करता है? वो जो मूवी होती है उसके इम्पैक्ट को इंटेंसिफाई करता है। वैसे ही पहले संस्कृत ड्रामा का जो इम्पैक्ट होता था उसको इंटेंसिफाई करने के लिए कर्टेन्स को यूज किया जाता था। लेकिन ध्यान रखना, ये जो संस्कृत के ड्रामाज होते थे, इनमें मास्क यूज नहीं किए जाते थे, मास्क को यूज नहीं किया जाता था। तो बेहद सिंपल 2-3 टर्म्स हमने देखे, टर्म्स को याद रखना। एक तो पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब क्या होता है? संस्कृत ड्रामा से पहले जो प्री प्ले रिचुअल्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था पूर्व राग। दूसरा, सूत्रधार। सूत्रधार का मतलब क्या होता है? जो स्टेज मैनेजर होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसको बोला जाता है सूत्रधार। अच्छा, जो स्टेज होती थी वो डबल स्टोरी हुआ करती थी। अच्छा, संस्कृत प्लेस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कैरेक्टर्स को मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक होता है नायक। नायक का मतलब हीरो। दूसरा नायिका। नायिका का मतलब हीरोइन। और तीसरा विदूषक। विदूषक का मतलब क्लाउन, या फिर जो कॉमेडी करने वाला आर्टिस्ट होता था उसको बुलाया जाता है विदूषक। तो ब्रॉडली 3 टाइप के कैरेक्टर्स संस्कृत के प्लेस में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक नायक हीरो, दूसरा नायिका हीरोइन, और तीसरा विदूषक क्लाउन। अच्छा, ये जो संस्कृत थिएटर है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके डिक्लाइन के पीछे रीजंस क्या रहे? एक तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे हमारा इंक्लिनेशन पोइट्री की तरफ ज़्यादा हो गया।
ड्रामा की तरफ हमारा उतना इंक्लिनेशन रहा नहीं, पोएट्री की तरफ ज़्यादा हमारा इंक्लिनेशन हो गया और जो ड्रामा था वो पीछे छूट गया। दूसरा, ये जो संस्कृत थिएटर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। अभी हमने बात की ना कि बहुत सारे रिजिड कन्वेंशंस थे जो कि संस्कृत प्लेज में देखने को मिलते थे। विद टाइम ये जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है इसने खुद को अपडेट नहीं किया और इन रिजिडिटीज की वजह से ये जो संस्कृत थिएटर्स हैं इनमें डिक्लाइन देखने को मिला, ये खत्म हो गए। संस्कृत एज अ लैंग्वेज भी मासेस के बीच में धीरे धीरे अनपॉपुलर हो जाएगी। संस्कृत एज अ लैंग्वेज जब डिक्लाइन होगी तो ये जो संस्कृत ड्रामा है, ये जो संस्कृत थिएटर्स हैं, इनमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और एक बड़ा रीजन, एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। जब मुस्लिम रूलर्स आए तो उन्होंने डांस को सपोर्ट किया, उन्होंने म्यूजिक को सपोर्ट किया, उन्होंने संस्कृत ड्रामास को सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से भी ये जो संस्कृत थिएटर्स हैं ये अल्टीमेटली डिक्लाइन हो गए। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। पूरा हमने देख लिया कि ये जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है इसकी पूरी कहानी क्या रही है और इस कहानी को दिमाग में रखना। क्या पता कल को कोई पूछ ले कि बताओ भाई कि ये जो संस्कृत क्लासिकल ड्रामा है या इन जनरल जो ड्रामा है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसके साथ में क्या कहानी रही है। तो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सिंपल सी चीजें हैं जिनका एक ब्रॉड आउटलुक आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई संस्कृत थिएटर्स के बारे में। किताब के अंदर एक छोटे से डब्बे में बात की गई है कोटियत्तम के बारे में या कोडियत्तम के बारे में। कोटियत्तम या फिर कोडियत्तम ये क्या है? इट इज इंडिया ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर है कोटियत्तम या कोडियत्तम। 10th सेंचुरी एडी से केरला के अंदर ये जो कोटियत्तम है या कोडियत्तम है ये देखने को मिलता है। ये जो कोटियत्तम है ये पूरे तरीके से नाट्य शास्त्र के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है। और ये जो कोटियत्तम है इसको ट्रेडिशनली कौन प्रैक्टिस करता है? केरला में एक चक्यार कास्ट देखने को मिलती है और एक नाम्बियार कास्ट देखने को मिलती है। ये जो चक्यार और नाम्बियार कास्ट के लोग हैं ये ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करते हैं इस कोटियत्तम को। ये जो कोटियत्तम है इसको परफॉर्म किया जाता है संस्कृत में, इसको परफॉर्म किया जाता है प्राकृत में, इसको परफॉर्म किया जाता है मलयालम में। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं? मिज़हावू और इडाका। मिज़हावू और इडाका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कोटियत्तम में यूज किए जाते हैं। अच्छा, कोटियत्तम में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने प्ले की शुरुआत करते हैं निर्वाहन के साथ में। और निर्वाहन का मतलब रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ स्टोरी। मतलब अब तक जो स्टोरी कह दी गई है उसमें जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं उनके रिकलेक्शन के साथ में, निर्वाहन के साथ में हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने प्ले की शुरुआत करता है। एक बहुत ही फेमस प्रोपोनेंट हुई कोटियत्तम की, उनका नाम क्या है? मर्गी मधु चकियार। मर्गी मधु चकियार इज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ कोटियत्तम। बेहद सिंपल, कोटियत्तम इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये इंडिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर है। 10th सेंचुरी एडी से लेके अब तक देखने को मिलता है कोटियत्तम। कहां पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और इसके साथ आज की बात हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।